आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ह्यूमन सोसाइटीज और रिसोर्स का हम यूज कैसे करें, हमने कैसे किया, इसको हम देखेंगे। आपको पता ही है हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, ट्विटर इंस्टा का लिंक है। पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हम कैसे इन्वायरमेंट के साथ जी रहे हैं। और इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी, हमने एक ब्रीफ लिया था कि कैसे हम इवॉल्व हुए हैं और आज जो है हम अपनी नेचर को ही बर्बाद कर रहे हैं। देखो, जैसे जैसे वक्त बढ़ा हमने इन्वायरमेंट को समझा। हम इन्वायरमेंट के ही क्या कहते हैं कि मतलब एक तरीके से नेचर ने ही हमको पाला पोसा, हम उसी के ही रहमो करम पे थे। अब दोस्तों, इन्वायरमेंट ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमको रिसोर्स दिए हैं और हम उसको सोशल यूज में भी लाए हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोसाइटी एक्सपैंड हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आपको चीजें तो चाहिए ही ना। आपको बिजली चाहिए, आपको पानी चाहिए। ये सब रिसोर्सेज है जो हमको इन्वायरमेंट देता है। हम इन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन सोसाइटीज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लगातार इसको एनालाइज किया है, समझ रहे हैं आप। और हम ओवर यूज जब इन्वायरमेंट रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो इससे क्राइसिस का जन्म होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे क्लाइमेट चेंज। और रिसोर्स कंजर्वेशन, इसी सबसे आता है रिसोर्स कंजर्वेशन, कि हमको अपने रिसोर्सेज को ध्यान से संभाल के लेके चलना है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। तो अगर नेचर ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो एक होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। देखो, इन रिसोर्सेज को लगातार हम सोसाइटी के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम एनवायरमेंट को क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि सोसाइटी इससे लाभ ले सके। हम सब कुछ जो है, भाई आप इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी क्या है? रिसोर्सेज का हम यूज कैसे करते हैं? इकोनॉमी, सब कुछ एनवायरमेंट से निकल रहा है, सारे सब्जेक्ट एनवायरमेंट से निकल रहे हैं। आप ये देखिए, रिसोर्सेज इकोनॉमी को जन्म दे रहा है। और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कैसे करें, सोशियोलॉजी को जन्म दे रहा है। सोसाइटी का भला कैसे होता है, सोसाइटी के लिए हमको कानून बनाना है, पॉलिटी को जन्म दे रहा है। और इतिहास तो है ही है। तो रिसोर्सेस, एनवायरमेंट से तो सारे सब्जेक्ट निकल रहे हैं। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट, लैंड, वाइल्ड लाइफ, फिश, मिनरल्स, ये सब नेचर ने हमको दिए हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज जो नेचर पे डिपेंड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद जो नेचर से, जो एग्रीकल्चर से हम चीजें बनाते हैं, वो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। एग्रीकल्चर से जो लेते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। आलू एग्रीकल्चर से लिया, भाई आलू भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना, हम उसकी खेती कर रहे हैं, नेचर ने हमको दिया। फ्रूट्स नेचर ने दिया, अब फ्रूट का हम जूस बनाते हैं, ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। और फिर आता है सर्विस सेक्टर, ये जो बन के तैयार हो रहा है इसकी सर्विस। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हद से ज्यादा जब हम यूज करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब रिन्यूएबल सोर्स तो चलो ये तो जिंदगी भर रहेंगे। इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पता ही होगा यार। सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट। सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो हम सूरज की एनर्जी से बिजली बनाते हैं, ठीक है। और सूरज की रोशनी से हम एनर्जी बनाते हैं, बेसिकली ऊर्जा बनाते हैं। और ऊर्जा से सब कुछ चलता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। बहुत क्या कहते हैं कि बड़े पैमाने पे हम इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं। हम कॉलोनीज को, शहर को बिजली दे सकते हैं। घरों में भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका। तो सोलर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका आता है एयर एंड वाटर। तो ये तीन रिन्यूएबल है, ये हमेशा ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये साइकिल है, ये साइकिल में चलते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल क्या है, जल्दी रिचार्ज होते हैं, जैसे सूरज। सूरज तो हमेशा है। पानी, पानी हमेशा बरसता रहेगा, पानी आपके पास रहेगा ही रहेगा। हिमालय भी तो खत्म होने वाला है नहीं। एयर, हवा हमेशा आएगी। विंड एनर्जी हम बना सकते हैं। तो ह्यूमन लाइफ इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है, लेकिन हम ज्यादा यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का करते हैं। सोलर एनर्जी, वाटर, एयर का यूज करने के लिए हमको
बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार अभी बन रही है, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको हम देखते हैं कि हमको काफी मतलब अभी काम करना है, उस पर टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो घर घर तक हम ले जाएं। तो सोलर एनर्जी, वाटर, एयर, ये ट्रायम्विरेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, और ये है हमारा रिन्यूएबल सोर्स। आज हम इनका बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। हालांकि वाटर का यूज हम आज से क्या सदियों से करते आ रहे हैं, खेती के लिए आप वाटर का यूज करते हैं ना। सॉइल जो है वो भी आपके वाटर पे ही तो डिपेंड रहती है कि फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल है, समझ रहे हैं। वाटर जो है वो पेरिनियल नेचुरल सोर्स है, हमेशा आता ही रहेगा, रिचार्ज होता रहेगा, इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर की कभी कमी नहीं होने वाली, पानी की कमी, ड्रिंकिंग वाटर की कमी होने वाली है, लेकिन पानी एक रिन्यूएबल है, आप करो आराम से, बढ़िया जनरेट करो। वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज होता है, डैम बनाते हैं हम, है कि नहीं, एयर से बड़ी बड़ी विंड मिल बनाते हैं। तो ये हमारे रिन्यूएबल। दूसरे होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल की बात करें, वो जो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, इनका नेचर बहुत स्लो होता है। आज जो हम कोयला यूज कर रहे हैं वो हजारों साल पहले बना होगा। आज जो हम पेट्रोल निकाल रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। जब कोई जानवर मरता है या हम मरते हैं, हम मिट्टी में दफन होते हैं, तो हम भी तो हाइड्रोकार्बन है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, और वहां से हमको बहुत सालों का प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन से हमको कोयला मिलता है, हमको मेटल्स मिलते हैं, हमको मिनरल्स मिलते हैं। प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं ये, इनको हमको लगातार रिफाइन करना पड़ता है, और हम इनको यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। हर वक्त पेट्रोल नहीं रहेगा, ये खत्म होगा एक दिन। कॉपर, ब्रॉन्ज एक ना एक दिन खत्म होगा, फिर आएंगे, लेकिन इनका प्रोसेस बहुत स्लो है। ये लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में, आप समझ रहे हैं। सॉइल एक और इंपॉर्टेंट, सॉइल भी एक तरीके का नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। सॉइल बेसिक सपोर्ट देता है सारे लाइफ फॉर्म्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ्स के लिए, रॉक पार्टिकल वेजिटेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे सॉइल बनती कैसे है? एनिमल लाइफ से, रॉक पार्टिकल से, नदी जो पहाड़ काटते हुए लेके जाती है उन सब से। और रॉक डिपेंड करती है, मतलब सॉइल डिपेंड करती है कि वो फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल है। नदी के पास है तो ज्यादा फर्टाइल होगी, नहीं है तो कम फर्टाइल होगी। तो हमको और सॉइल इरोजन की भी हमेशा समस्या आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो नेचर ऑफ सोर्सेज हैं, हम किन सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखो, प्रैक्टिस की बात करें तो सिंपल है कि हम इन रिसोर्सेज का यूज कैसे कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमको वो मेजर्स चाहिए, वो चीजें चाहिए जिनको हम रिसोर्स जिससे हम रिसोर्सेज का यूज कर सके, ठीक है। हमको रिसोर्सेज की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अगर आपके पास पेट्रोल है तो आपके पास ये रियायत नहीं है कि आप इसको वेस्ट कर सके। हमको वो टेक्निक्स चाहिए जिनसे हम रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज कर सके। जैसे इलेक्ट्रिक कार की भी मैंने बात की, तो इलेक्ट्रिक कार में लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। अब लिथियम जो है वो एक मेटल है और उसको खोद के निकाला जाता है, तो इसके रिजर्व जो है वो लिमिटेड होंगे ना। अब मेटल जो है वो कभी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, इम्प्योर फॉर्म में, तो इसको भी रिफाइन किया जाता है, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। मैंने बताया था पिछली बार। कहने का मतलब यह है क्योंकि वो टेक्निक भी चाहिए ना जिनसे हम रिसोर्सेज को प्रैक्टिस में ला सके। हमको ऐसे सिस्टम चाहिए जिससे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेज का। और बाद में जब ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जब ये मेटल्स, कोल खत्म होने लगे, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, हमको ये भी करना है। मेथड सही है हमको सारी चीजें के लिए। हम जब इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्री एग्रीकल्चर की बात करें, जब एग्रीकल्चर नहीं था तो हम हंटर और गैदरर्स थे, हम स्टोन से काम चलाते थे, हम हथियार बनाते थे, है कि नहीं। हमारे पास, मैंने आपको बताया ना कि पहले हम हथियार बनाते थे। मैंने हिस्ट्री बताई आपको, गोदावरी वैली हो गया और आपका नर्मदा वैली हो गया सेंट्रल एशिया में, यहां बकायदा सोन वैली हो गया पाकिस्तान में। ये यहां पे हमको बकायदा मिलता है, एविडेंस मिलते हैं कि हथियारों का, सॉरी, टूल्स का यूज किया जाता था। छोटे टूल्स और बड़े टूल्स, एक होते थे कोर टूल जो बड़े होते थे, और छोटे टूल्स अब इनको स्टोन से बनाते थे। क्वार्टजाइट इंपॉर्टेंट सोर्स था, क्वार्टजाइट से इनसे बनाया जाता था, और छोटी छोटी रॉक से इन टूल्स को बनाया जाता था। तो सबसे पहले तो हमने टूल बनाना शुरू किया, फिर हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए। और जब हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुआ तो वो बहुत बड़ा बिगिनिंग था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई। एग्रीकल्चर पे से शिफ्ट हुए तो हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया। शीप, गोट्स, ऑक्सन,
इन सबको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, डॉग इन सबको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, मवेशियों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, एग्रीकल्चर में जो काम आते हैं ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, मटेरियल्स बनाने शुरू किए, ऐसे मेटल्स बनाने शुरू किए जो हमको एग्रीकल्चर में काम देंगे। तो नेसेसिटी ने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया, लेकिन ये सब इट ऑल डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट, आप ये मत भूलिएगा। और याद रखिएगा मैं इंडियन इकोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि इससे पहले आप इस लेक्चर पे तो आप इंडियन ज्योग्राफी आप समझ लीजिएगा। मैंने इंडियन ज्योग्राफी पे लेक्चर्स लिए हैं, 15 से 16 लेक्चर्स हैं, नहीं ज्यादा होंगे मेरे ख्याल में, 20 से ज्यादा है। इंडियन ज्योग्राफी आप अगर समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या बातें कर रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ गए? कहने का मतलब है हम एग्रीकल्चर शिफ्ट हुए, एग्रीकल्चर पे पहले हम हंटर गैदरर्स थे, फिर एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए, लेकिन सब नेचर की बदौलत हुआ। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आयरन एज आई, कॉपर ब्रॉन्ज एज आई, हमने हथियारों का नवीनीकरण किया, हमने नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई। तो ये शिफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। तो नेचर ऑफ रिसोर्सेज और इनको हम कैसे प्रैक्टिस किए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि एनवायरमेंट ने कैसे हमको बदला है, इंपैक्ट किया है, शुरू से वो हम देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।